Good morning, 12th class. How are you all? Hope you all are good. So, class, we are on our chapter number 3 of history, that is kinship, caste, and class, where we are talking about the early societies, the kind of lifestyle that they used to lead, कैसी उनकी सोसाइटी थी, क्या उनके सोशल बिलीव्स थे, ये सारी चीजें जो है इसके बारे में इस चैप्टर में हमने पढ़ा है विथ रेफरेंस टू, और हम बोल सकते हैं या फिर टेकिंग सम एग्जांपल्स, सम इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट महाभारत. ठीक है, so we have done a major part of the chapter and we are just left with few more, you can say, last topics talking about this time period, and obviously after that we'll be able to complete the chapter. So moving on to the main topic, whatever we have covered till yesterday includes बेसिकली कि सोशल सिस्टम कैसा था, और इन आवर प्रीवियस क्लास हमने पढ़ा कि एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी था इन सोशल डिफरेंसेस या सोशल इनइक्वालिटीज को एक्सप्लेन करने का, जो कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मेंशन था. उसके बाद हम आ गए थे टॉकिंग अबाउट महाभारत बेसिकली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिस्टोरियंस, कि अगर एक हिस्टोरियन जिसको जब महाभारत मिली थी टेक्स्ट, तो वो उसको किस टाइप से देख रहे हैं, whether they are looking at it only as a, you can say, text written during that time including only some stories, या फिर they are looking at it as a historical text जिसमें जो भी लिखा हुआ है वो असली में हुआ होगा. ओके, सो ये हमने देखा था कि हिस्टोरियंस किस बेसिस पे कंसिडर करते हैं कि ये जो चीजें लिखी हुई है या ये असली में हुई थी या जस्ट अ काइंड ऑफ स्टोरी दैट इज बीइंग रिटन. तो हमने ये बेसिकली कर लिया था कि यहाँ पे जो हिस्टोरियंस होते हैं वो बेसिकली जितना भी अपने पास्ट के अपने पास लिटरेरी एविडेंस होते हैं उसको दो तरीके से देखते हैं, या तो वो उसको नैरेटिव समझते, मतलब या तो जनरली उनमें नैरेटिव होता है या फिर उसमें क्या होता है, डाइडैक्टिक. तो इन दो, कभी इनके वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं होते हैं कि आधे में नरेटिव स्टोरी फॉर्म में ही होगा और आधे भाई सोशल नॉर्म्स क्या है वो बताएंगे. बहुत बार ये चीजें मिक्स भी हो जाती है. सो टू टॉक अबाउट महाभारत, महाभारत एक ऐसा टेक्स्ट है जो बहुत ड्रामेटिक है, एक कंटिन्यूस स्टोरी जैसी चल रही है, पर उसमें बाद में बहुत सारे जो डाइडेक्टिक पोर्शंस है वो भी हैं, बट इट इज कंसिडर्ड बाय द हिस्टोरियंस कि जो इसमें बाद में डाइडेक्टिक पोर्शंस है वो बाद में ऐड किए गए थे. इनिशियली तो दिस वाज जस्ट अ काइंड ऑफ स्टोरी. ठीक है, वी ऑल हैव हर्ड अबाउट that how Krishna advises Arjuna in the battlefield, and it is something which is written separately and is still considered very very important. ठीक है, तो एक पेंटिंग भी दी हुई है अपनी बुक में ऑन पेज नंबर 73, जिसमें पेंटिंग में दिखाया हुआ है कि जो महाभारत का डाइडैक्टिक सेक्शन है जिसको भगवत गीता के फॉर्म में भी हम बहुत बार समझते हैं, इसमें वो सारी एडवाइसेस हैं जो लॉर्ड कृष्णा ने दी थी अर्जुन को रिगार्डिंग लाइफ, नॉट ओनली रिगार्डिंग द बैटलफील्ड बट रिगार्डिंग द लाइफ. And it many times even are important in present day times. People still consider it as a one of the very important text which helps a person to understand various aspects of life. You must have also heard about it कि मतलब जो लॉर्ड कृष्णा है वो अर्जुन को कुछ कुछ चीजें बताते हैं कि ऐसे लाइफ जीनी चाहिए, ये चीजें हैं, ऐसे डिसीजन लेना चाहिए, ऐसा सिचुएशन हो, डिलेमा हो, and it is something which is somewhere considered very important even in today times. People still follow it. Okay, so finally हम बस ये बोल सकते हैं कि whatever it is, but the text जो है इसको इतिहास टर्म के फॉर्म में भी डिस्क्राइब किया जाता है. ठीक है, सो पीपल, सम ऑफ द हिस्टोरियन से दैट हो सकता है ये असली में एक्चुअल में ऐसा कोई वॉर या कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, while others say कि इतने ज्यादा अपने पास एविडेंसेस नहीं है कि ऐसा कोई बैटल हुआ होगा. ठीक है,
बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट महाभारत ओनली, हम इसी से रिलेटेड इसके ऑथर्स और डेट्स की बात कर लेते हैं कि व्हेन वाज इट रिटन एंड हु रोट इट। ठीक है, अगेन इस पे भी बहुत ज्यादा हम बोलेंगे, इट इज समथिंग व्हिच इज स्टिल डिबेटेबल, पीपल डू डिबेट अबाउट इट, ओके, इन वन वे और द अदर। सो एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है इसके बहुत सारे आंसर्स है। क्या क्वेश्चन की किसने लिखा था, बिकॉज हमें पता है महाभारत के बहुत सारे वर्जन्स है, बट इट इज बिलीव्ड कि जो ओरिजिनल स्टोरी है इट वाज प्रोबेबली कंपोज्ड बाय अ charioteer bard known as Sutas, who generally accompanied the Kshatriya warriors to the battlefield and composed poems celebrating their victories and other achievements. सिंपल टर्म्स में क्या है कि ऐसा माना जाता है कि जो ओरिजिनल स्टोरी है वो एक चैरियटियर कौन हो गया, चैरियट का ड्राइवर, जिसको हिंदी में सारथी बोलते हैं। ठीक है, और साथ में ही वाज आल्सो अ बार्ड मतलब क्या होता है, somebody who is reciting certain poems और टेलिंग certain stories। ठीक है, तो ये ऐसा माना जाता है कि ओरिजिनल स्टोरी जो है वो एक चैरियटियर बार्ड ने कंपोज की थी। और ये कौन होते थे, बेसिकली ये वो होते थे जो जब भी कोई क्षत्रिय बैटलफील्ड में लड़ाई करने के लिए जाता था, वॉर के लिए जाता था, तो उसको अकम्पनी करते थे। हमें पता है चैरियट क्या होता है, रथ। तो राजा एट दैट टाइम यूज्ड टू गो ऑन वॉर ऑन अ चैरियट, तो आगे जो उसको ड्राइव करता था उसको बोलते थे चैरियटियर, यानी चैरियटियर ड्राइवर, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सारथी। ओके, तो ये लोग जो है क्योंकि इन्होंने पूरे वॉर को होते हुए देखा है, तो ऐसा माना जाता था कि ये लोग उन चीजों से रिलेटेड पोयम कंपोज करते थे जिसमें ये अपने राजा की तारीफ करते थे, या वो किस तरीके से जीते, वो सारी चीजें जो है वो उसमें अपनी पोएम्स में बताते थे। ठीक है, नॉट ओनली रिगार्डिंग द वॉर बट बाकी अचीवमेंट्स जो है उनको भी वो डिस्क्राइब करते थे। तो ऐसा माना जाता है कि इट वाज इनिशियली कंपोज्ड बाय अ चैरियटियर बार्ड ओनली। ठीक है, उसके बाद इट वाज सर्कुलेटेड ओरली, तो ओरली इसको क्या किया गया था, सर्कुलेट किया गया था। देन फ्रॉम द 5th century Brahmins took over the story and began to commit it to writing. फिर अराउंड 5th सेंचुरी के अराउंड क्या हुआ, ब्राह्मण्स जो हैं उन्होंने अब इस स्टोरी को पेन डाउन करने लग गए, वो इसको लिखने लग गए, एंड दैट इज व्हाई इसमें हम बोलेंगे सर्टेन थिंग्स आर बीइंग एडेड। ये एक ऐसा टाइम था, देखो हमने पढ़ा था अबाउट दी जनपद संधि महाजनपद, तो ये अराउंड एक ऐसा टाइम था जब ये जो एरिया थी ना, यहाँ पे क्या हो रहा था, किंगडम्स डेवलप हो रही थी। तो ये जो स्टोरी है ऐसे लगता है कुरुज पांचाला वाली जो एरिया है उसके अराउंड का मेंशन है इसमें। ठीक है, और ये वो जगह है जो धीरे धीरे क्या होती जा रही थी, धीरे धीरे किंगडम्स बन रही थी, फ्रॉम स्मॉल में भी जनपद महाजनपद किंगडम्स जैसे बन रही थी। ठीक है, तो और यहाँ पे नए नए टाइप के हम बोलेंगे रूलिंग के पैटर्न आ रहे थे, किंग नए आ रहे थे, देयर वे ऑफ रूलिंग वाज न्यू। तो क्या ऐसा था कि जो नए राजा जब वो भी अथॉरिटी में आते थे तो वो चाहते थे कि हमारा जितनी भी हिस्ट्री है, हमारी जितनी भी इतिहास है उसको लिखा जाए, उसको सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड किया जाए, प्रिजर्व किया जाए, ताकि आगे की जनरेशंस जो है वो उसके बारे में जान सके। और दैट मीन्स here this was the time period which saw a lot of changes in term of the politics that was changing, and because kings were becoming more important they wanted their history to be written. एंड इस टाइम पीरियड में ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे क्योंकि ऐसे चेंजेस आए हैं, और जब ऐसे चेंजेस आते हैं तो बहुत स्मूथ नहीं होते हैं, वो ऑब्वियसली बहुत डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हुई होगी ड्यूरिंग दैट टाइम इन दो स्टेट्स। हो सकता है जब नया पूरा सिस्टम चेंज हुआ है तो जो उनका सोशल बिलीव्स थे वो भी चेंज हुए थे, नए नए चीजों में लोग बिलीव करने लग गए थे, जो कि हो सकता है इसीलिए इस स्टोरी में अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीजें ऐड की गई है। ड्यूरिंग दिस होल चैप्टर वी हैव स्टडीड लॉट ऑफ स्टोरीज दैट
came in Mahabharata, that are mentioned in Mahabharata, that tells us about their social system. So that means हो सकता है इन सारी चीजों को रिकॉर्ड करना जरूरी लगा हो इन लोगों को. That is why they did mention it either in narrative form or maybe in the form of telling how certain things need to be followed in a society. ठीक है, तो ये तो हो गया रिगार्डिंग जो ओरिजिनल हम बोलते हैं कि किस टाइप से हाउ वाज द ओरिजिनल, यू कैन से, जो महाभारत है, इट वाज रिटन, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट एंड हु एक्चुअली कंपाइल्ड. ओके, अगर हम इसको दूसरे टर्म्स में समझने की कोशिश करें, ठीक है, मतलब बेसिकली क्या ये सिर्फ एक ही फेज की तरह से लिखा हुआ है या बीच में बहुत सारे फेजेस आए थे इसको लिखने के टाइम पे, और क्या क्या उसके पीछे के इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं. ठीक है, सो वो देख लेते हैं. हम देखेंगे कि अराउंड, अगर हम देखें कि कॉम्पोजिशन जो इस टेक्स्ट का हुआ था उसमें अलग अलग टाइम पे थोड़े अलग वेरिएशंस थे. तो जब एक फेज आए जब इसको कंपोज किया गया बेसिकली अराउंड 200 सीई से 200 सीई के बीच में, ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें जो लॉर्ड विष्णु है वो उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ रही थी. ठीक है, that means this was the time period where people were believing more in Lord Vishnu. So here comes the, you can say, जो एक नया पॉइंट आ जाता है कि उनको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कृष्णा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ द एपिक, उनको स्टार्ट किया एसोसिएट करना किससे, लॉर्ड विष्णु से, who is considered the incarnation of Lord Vishnu. इनकारनेशन मतलब क्या, हम जो बोलते हैं अवतार है. सो इसको हिस्टोरियंस एज एसोसिएट करते हैं कि बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड लॉर्ड विष्णु जो है ही वाज गेनिंग लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, and in this epic now there was the central figure, one of the most important figures of this epic, Krishna, came to be associated with Lord Vishnu and was somewhere considered his incarnation totally. मतलब लॉर्ड विष्णु को ही इम्पोर्टेंस देके और जो कृष्णा है उनको उनसे एसोसिएट कर दिया. ठीक है, here so we need to understand that यहाँ पे कैसे अगेन रिलीजन इज प्लेइंग सम इम्पोर्टेंट पार्ट. हाउ डू वी से रिलीजन इज प्लेइंग सम इम्पोर्टेंट पार्ट, इज दैट यहाँ पे इसकी सेंट्रल फिगर को एसोसिएट कर दिया है लॉर्ड विष्णु से. ओके, ये हुआ इस फेज टाइम पीरियड में चेंज. सब्सिक्वेंटली हम देखेंगे अराउंड 200 से 400 सीई, यानी उसके बाद वाले टाइम पीरियड में इसमें बहुत सारे डाइडेक्टिक सेक्शंस जो है वो ऐड किए गए, और ये ऐसे सेक्शंस थे जो मनुस्मृति में भी बहुत कुछ वैसा लिखा हुआ था. ओके, यानी जो सारे नॉर्म्स बताए थे उन्होंने, जो सोशल नॉर्म्स या जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, रियलिटीज ऑफ लाइफ, व्हाट शुड बी डन, धर्म क्या होता है, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, it is considered that it was added later, that is around 200 CE से 400 CE के बीच में ही larger जो didactic section है वो add किया गया था. With these addition, एक text जो initially around 10,000 verses की थी, अब वो हो गई थी 100,000 verses. ठीक है, that means we can understand कि कितने सारे verses add किए गए थे इसमें, जिसमें basically क्या दिया हुआ था, नॉर्म्स दिए हुए थे, सोशल नॉर्म्स जो फॉलो करने चाहिए, डाइडेक्टिक सेक्शंस को मेंशन किया गया. ठीक है, एंड फाइनली हम ये बोल सकते हैं ये जो इनॉर्मस कॉम्पोजिशन है इसको माना जाता है कि एक सेज थे, एक सेंट थे जिनका नाम था व्यास, उन्होंने इसको कंपोज किया है. So we can say that this enormous, this big composition is somewhere it is considered that it was composed by the sage named Vyas. ठीक है? So this is if we talk in terms of things that were being added, that were being interpreted during different times in of the same text. यानी initially किसने लिखा था, विद टाइम्स क्यों इसमें चेंजेस आए, क्यों लिखा गया, क्योंकि इतना बड़ा चेंज था
which was considered maybe important to be mentioned so that the future generations understands it, and also because maybe this time period saw a lot of changes which should be written. Okay, and then later उसको कैसे जो मेन फिगर थे, जो इम्पोर्टेंट हम बोलेंगे की फिगर थे महाभारत के, कृष्णा, उनको एसोसिएट किया गया फ्रॉम लॉर्ड विष्णु विद लॉर्ड विष्णु, बिकॉज लॉर्ड विष्णु ऑब्वियसली was becoming important during that time. Okay, subsequently between 200 to 200 CE हम देखेंगे कि बहुत सारी रिजेम्बलेंस है बहुत सारी चीजों की जो उस टाइम पे ऐड की हुई थी मनुस्मृति से। ऐसे लगा बहुत कुछ मनुस्मृति से मिलता जुलता है, और ये हमारा जो भी चीजें मेंशन की, एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, कि ये हमारा डाइडेक्टिक फॉर्म या डाइडेक्टिक क्वेश्चन जो है वो ऐड किए गए थे, जिसके कारण ये वर्सेस जो है ये बहुत ज्यादा बड़े हो गए थे। एंड फाइनली इसका जो पूरा ये समवेयर श्रेय जाता है, या जो कॉम्पोजिशन है ऐसा माना जाता है सेज नेम व्यास ने कंपोज किया था। So this is about the authors and the dates. Okay, there is again one picture that is given in your book on page number 74, and in this picture you can see Lord Lord Ganesha the scribe. So according to one of the tradition, it is believed that Vyas actually dictated the text to Lord Ganesha and he penned it down. ठीक है, and this is basically Persian translation of Mahabharata. That means इसको कहीं ना कहीं God से associate कर रहे हैं, and they are trying to give more importance. इसको importance देने की कोशिश कर रहे हैं इस text को, कि this was something very important, because एक section में वो कहीं कहीं वो लोग बोलते हैं कि God ने ही इसको लिखा है, कहीं कहीं इसमें वो बोलते हैं कि महाभारत के जो सेंट्रल फिगर है, कहीं कहीं क्या एवरीवेयर की जो सेंट्रल फिगर है वो लॉर्ड विष्णु के इनकार्नेशन है। सो दैट मीन्स जब हम रिलीजन या ऐसी चीजों को ऐड कर देते हैं किसी भी टेक्स्ट में, तो ऑब्वियसली इट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट एंड इट somehow is considered more important from the other perspective, not obviously historical point of view से हम इसको just as a source of history पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि these text, whatever text we come across, ये कैसे पता लगाएं कि वो सच है या फिर वो बस एक स्टोरी है। ओके, सो हाउ डू द हिस्टोरियंस हैंडल टेक्स्ट, हाउ डू दे सर्च फॉर कन्वर्जेंस कि ऐसा कुछ हुआ था या नहीं। तो महाभारत जो है, अब हमें पता, अब तक हमें पता चल गया है, वेरी वास्ट एपिक, वेरी मेजर एपिक, बहुत सारे डिस्क्रिप्शन है इसमें, बैटल्स के, फॉरेस्ट के, पैलेसेस के, सेटलमेंट्स के, लोग कैसे रहते थे, क्या उनकी लाइफस्टाइल थी, कभी कभी एक्सेप्शंस होते थे तो क्या करते थे वो लोग, बेसिक नॉर्म्स क्या फॉलो करने होते थे, ये सारी चीजें मेंशन है। ठीक है, तो इस पे और रिसर्च अब हिस्टोरियंस ने करना शुरू कर दिया था अराउंड 19 यू कैन से जो 20th सेंचुरी के अराउंड, ये समझने के लिए कि इस बुक में जो लिखा हुआ है उसमें कितना सच है या फिर कितना जो है वो सिर्फ स्टोरी है। तो हम स्पेसिफिकली बात करते हैं अबाउट बीबी लाल। 1951-52 के अराउंड जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं बीबी लाल, उन्होंने एक विलेज को एक्सकवेट किया था जिसका नाम था हस्तिनापुर, मेरठ में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के आसपास। नाउ व्हाट डू वी नीड टू अंडरस्टैंड, हस्तिनापुर इज समथिंग दैट इज मेंशन्ड इन दिस टेक्स्ट महाभारत, है ना, एपिक महाभारत में हस्तिनापुरी तो मेन सेंटर है जिसकी बात हुई। तो उन्होंने सबसे पहले एक्सकवेट किया इस जगह को, पर सीधा सीधा इस नाम को अगर उन्होंने एक्सकवेट कर लिया है इस जगह को, इसका मतलब ये नहीं है कि वही जगह, हो सकता है क्या पता कोई दूसरी प्लेस हो या एक कोइंसिडेंस हो कि सेम नाम है। बट उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने देखा कि नेम तो ठीक है, हो सकता है ऐसे ही कोइंसिडेंस हो कि सेम नाम हो, बट लोकेशन जो है वो भी अराउंड उसी एरिया की है जहाँ पे हम महाभारत का सारी स्टोरी पढ़ते हैं। ठीक है, अपर गंगा दोआब वाली जो एरिया है
जहाँ पे कुरु किंगडम भी सिचुएटेड था, उसी के अराउंड हमें ये जगह मिली है। और हमें पता है कि ऐसा माना जाता है कि जो कुरु है उनकी कैपिटल जो है मोस्ट प्रोबेबली होगी हस्तिनापुर. So that means now historians say that something might have happened because we have found a place with similar name, not only with similar name which may be coincidence, but जो इसकी लोकेशन है, जिस टाइप की चीजें पैलेसेस या जो कंस्ट्रक्शन है वो ऑलमोस्ट उसी टाइप का है जैसे कि मेंशन्ड है इन द बुक. So then he started to find out more about this area. तो लाल फाउंड एविडेंस ऑफ 5 ऑक्यूपेशनल लेवल्स. ठीक है, हमें पता है जब एक्सकवेशन होती है तो हम अलग अलग लेवल्स पे इसको एक्सकवेट करते हैं. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट इन डिटेल इन आवर फर्स्ट चैप्टर, है ना. So now Lal found evidence of 5 occupational levels. Okay, of which we are more concerned about the second and the third phase. ठीक है, so this is what Lal noted about the houses in the second phase around 12th to 7th century BC के around जो excavation में हमें houses मिले, उसमें देखेंगे कि लिमिटेड पहले तो लिमिटेड एरिया एक्सकवेट हुआ. हमें पता है क्योंकि वो एरिया अभी ऑलरेडी इनहैबिटेड है, तो वहां पे एक्सकवेशन करना ऑन अ लार्ज स्केल इज अ बिट डिफिकल्ट. विदिन द लिमिटेड एरिया एक्सकवेटेड कोई डेफिनेट प्लान्स नहीं थे हाउसेस के कि प्लानिंग करके सेटअप किया हुआ है. बट जो इनके घर की वॉल्स थी वो या तो मड की बनी हुई थी या मड ब्रिक्स की बनी हुई थी. ठीक है, ऐसे बहुत सारी डिस्कवरी हुई है. नाउ द डिस्कवरी ऑफ मड प्लास्टर वाज प्रोमिनेंट, मतलब मड से प्लास्टर किया हुआ था, जो हम बोलते हैं घर बना के उसके चारों तरफ मड को मड से प्लास्टर जैसे कर दिया गया था. ओके, बट कहीं कहीं पे रीड के मार्क्स भी हमें मिले हैं, और ये जो रीड के मार्क्स हैं ऐसे लगता है कि जो हाउसेस हैं, कुछ हाउसेस में रीड की वॉल्स जो है दैट वर प्लास्टर्ड ओवर मड, यानी मड के ऊपर जो रीड है वो भी वो लोग उस पे लगा देते थे. ठीक है, ये हमें सेकंड फेज जो इन्होंने किया था बेसिकली 12 से 7 सेंचुरी बीसी के अराउंड के टाइम पीरियड का, उस टाइम पे मिली थी ये डिस्कवरी. अगर हम थर्ड फेज की बात करें जो कि 6 से 3rd सेंचुरी बीसीई वाला टाइम पीरियड है, इस टाइम पे हम देखेंगे हाउसेस जो है ऑफ दिस पीरियड वर बिल्ट ऑफ मड ब्रिक्स एज वेल एज बर्न्ड ब्रिक्स. यानी थोड़ा सा चेंजेस आया, मड ब्रिक्स के साथ साथ बर्न्ड ब्रिक्स भी अब यूज होने लग गई है. पहले सिर्फ मड के प्लास्टर्स और थोड़े बहुत ठीक है मड ब्रिक्स भी थे, बट हियर वी सी द डिफरेंस ऑफ मड ब्रिक एंड एज वेल एज द बर्न्ड ब्रिक. इसके अलावा सोकेट जार्स थी यहाँ पे, ब्रिक के ड्रेन्स थे that were used for draining out refuse water, while terracotta ring wells may have been used both as wells and drainage pits. यानी क्या है, हमारे पास कुछ एविडेंसेस है कि ड्रेन्स बने हुए हैं, सोकेट जार्स जैसे है जिसमें जो वेस्ट वाटर है उसको या तो स्टोर किया जाता था या बाहर की तरफ क्या थ्रो किया जाता था. इसके अलावा हमें रिंग वेल्स भी मिले हैं, वेल्स जैसे मिले हैं जो टेराकोटा के रिंग वेल्स है, that may have been obviously used या तो वेल्स के फॉर्म में या फिर ड्रेनेज पिट्स. ठीक है, मतलब बड़े बड़े होल्स हैं जहाँ पे ड्रेनेज से रिलेटेड जो भी चीजें चाहिए, मतलब ड्रेनेज से रिलेटेड उनके जितने भी प्रोसेसेस थे या जो उनकी नीड थी वो फुलफिल हो जाती. ठीक है, सो दैट मीन्स थर्ड फेज यानी कि 6 से 3rd सेंचुरीज बीसी के अराउंड हमने देखा है हाउसेस जो हैं वो मड ब्रिक और बर्न ब्रिक से बनी हुई होती थी. सोकेट जार्स थे हमारे पास, ब्रिक ड्रेन्स थे which were used for draining out the refuse water. ठीक है, और वेल्स भी थे हमारे पास, और जो वेल्स हैं उससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि या तो ये अपने मतलब फॉर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए वैसे होते थे वेल्स, या फिर ड्रेनेज पिट्स यानी कि पानी को स्टोर करना या उसको समवेयर बाहर की तरफ रिलीज करना. दिस इज व्हाट दे यूज्ड टू डू इट. ठीक है, सो एज लाइक अगर हम देखें देयर इज अ टर्म दैट इज यूज है
and the term is basically you can see जो soakage jars, तो basically लिक्विड जैसे जब सोक इन हो जाता है ऐसी जगह पे, और उसके बाद उसको दे कैन ऑब्वियसली दिस इज समथिंग जहाँ पे हम देखेंगे अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर जैसा होता है, जिससे वो बहुत बार क्या करते हैं, डिस्पोज ऑफ वाटर कर देते हैं। अनवांटेड वाटर जो है, जैसे कि एक बहुत बड़ा इन्होंने पिट जैसे या जार जैसा बना दिया है, और वो ड्रेनेज नीचे की तरफ या तो अंडरग्राउंड में उसका पानी चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करके इनका सिस्टम था। ड्रेनेज पैटर्न हमें पता ही है, ड्रेनेज हमें पता है वाटर बेसिकली जहां से फ्लो करता है और जो पूरा उसका सप्लाई है वो वाला सिस्टम, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये लोग इसको पानी को ड्रेन आउट करते थे या फिर वेल्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर। तो यानी कि थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट हो गई थी ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, ओके। इसी को अगर हम आगे देखें, अगेन हिस्टोरियंस के सामने एक और क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो चीजें मेंशन्ड है, क्या ये असली में थी या बस ऐसे ही मेंशन्ड है? क्या अर्बन सिटी फ्लरिश हो गई थी, या ये सिर्फ एक नरेटिव स्टोरी है, ये वाली चीज है, या बस राइटर ने ऐसे ही लिख दिया बिकॉज मे बी ही थॉट कि एक एरिया ऐसा होना चाहिए, या फिर अपने एरिया को बहुत अच्छा बड़ा दिखाने के लिए इस टाइप से डिस्क्राइब कर दिया। तो वो हमें तभी पता चल सकता है अगर हमें पैरेलल एविडेंसेस मिले, यानी एविडेंसेस जो इन सब बातों को प्रूव कर रहे हैं टोटली, तब हम बोल सकते हैं विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि हाँ समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट हैपेंड। तो इससे रिलेटेड अपने को मिले हैं एविडेंसेस, सो वी कैन से सम इन सम वेज दैट इट वाज ट्रू, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, so now if we talk in terms of many other things that are mentioned in महाभारत, ठीक है, हम देखते हैं बहुत सारी और चीजें मेंशन है महाभारत में, जिसको हम मतलब समवेयर हमें ये समझना पड़ेगा कि ये क्यों मेंशन है, ओके। बिफोर मूविंग ऑन टू दैट पोर्शन, अगेन लुक एट पेज नंबर 76, अ स्मॉल बॉक्स दैट इज गिवन, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है दिस इज हाउ द सिटी इज डिस्क्राइब्ड इन द आदि परवान ऑफ द महाभारत। इसमें बोला है सिटी जो है बहुत बस्टलिंग लाइक ओशन, मतलब बहुत बिजी है, हंड्रेड्स ऑफ मैंशंस हैं, बंगलोज जैसे हैं, और गेटवेज हैं, आर्चेस हैं। टॉरेट्स क्या होते हैं, बेसिकली जो बड़े बड़े कैसल जैसे बने होते हैं, उसके कॉर्नर्स में जो पिलर्स टाइप होते हैं वो सब, उसी तरीके से आर्चेस है, लाइक मासिंग क्लाउड्स और द स्प्लेंडर ऑफ द ग्रेट इंदिरा सिटी, मतलब उसको डिस्क्राइब करें कितनी बड़ी सिटी है, कितनी अच्छी तरीके से बनी हुई है, ठीक है। यानी मेंशन जो चीजें हैं वो तो बहुत मैग्निफिसेंटली है, पर हम उसको सच तभी मानेंगे अगर वैसे हमें एविडेंसेस मिल जाए, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल स्टडी विल बी अबाउट द्रौपदीज मैरिज, where we will see how the whole marriage ceremony took place। कैसे एक स्वयंवर जैसा था जिसमें एक चैलेंज किया गया था, जिसमें अर्जुन जीत गए थे, but then what happened that she was then considered the wife of 5 of the Pandavas, okay। और फिर कैसे इस चीज को एक्सप्लेन किया गया, क्योंकि हमें पता पॉलीएंड्री जो वो एक्सेप्टेबल नहीं था, सो वो एक्सेप्टेबल नहीं था, तो कैसे व्हाई डिड दिस इज समथिंग, व्हाई डिड दिस हैपन, क्यों इसको, जब अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं था तो फिर इतनी इम्पोर्टेंट जो एपिक लिखी गई है इसमें इस चीज को मेंशन क्यों किया गया है, what are the reasons behind it, okay। So this is what we will be doing in our next class, and then we will be winding up this chapter, why it is a dynamic text and why it is considered really important, okay। So with that we'll be able to complete this chapter, so we are left with just a small topic of Draupadi's marriage, and then basically why is this text a dynamic text, okay। So this is what we will be doing in our next class, and then we'll be winding off this chapter, okay। So this is it for today. If any one of you is having any doubt, please feel free to ask,
and we'll discuss and sort it out. Okay, then we'll meet on the next class and we'll complete the chapter.